हेलो दोस्तों, मेरा नाम तैयार कुशवा है। आपका सागर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको इस बार मध्य प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत जो आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होता है वो 11th 12th में मैं आपको एग्रीकल्चर पढ़ाने वाला हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ। वो आपको सारी क्लासें आपको सारे पूरे चैप्टर बिल्कुल कायदे से जो आपको सिस्टमेटिक तरीके से होती है वो आपको YouTube चैनल पर मिलेगी। मेरे चैनल का नाम है सागर क्लासेस निवाड़ी, जिसके अंदर एग्रीकल्चर बायोलॉजी को भी टारगेट किया जाएगा। ठीक है ना। अब मैं आपको पूरी चाहे 11th की हो चाहे 12th की हो, वो एग्रीकल्चर आपको के तीनों सब्जेक्ट, वो कृषि विज्ञान, फसल उत्पादन और पशुपालन, ये तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे क्लास बाय क्लास तरीके से। ठीक है ना। और इस तरीके से पढ़ाया जाएगा ताकि आने वाले आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, आप 12th के बाद जब बीएससी करोगे तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं, तभी आपको बीएससी में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है ना। तो उसके लिए कौन कौन से एग्जाम होते हैं उनको भी ये टारगेट करेगा। जैसे आपका एमपी के अंदर होता है पीएटी, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के माध्यम से आप बीएससी कर सकते हो। वही आपका आईसीआर होता है, जो क्या होते हैं इंडियन काउंसिल एग्री रिसर्च के आधार पर होता है, जिससे क्या होता है आपको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां मिलती हैं। बीयूएचयू होता है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसके बाद बीएचयू के अंदर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत होता है। इसके बाद एक और है आपकी यूपी कैडेट के अंतर्गत भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। एक जेट होता है राजस्थान के अंदर, एक सीयूटी होती है। ये तमाम आपको एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं, तब आपको बीएससी में आपको क्या मिल जाता है, एडमिशन मिल जाता है। इनको क्वालिफाई करना पड़ता है। इसमें एग्रीकल्चर आती है, वही एग्रीकल्चर आपको इस आधार पर पढ़ाई जाएगी ताकि आपको 12th को तो बेहतर तरीके से आप परसेंटेज और अनुभव को पाओगे, साथ साथ आप एंट्रेंस एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हो। ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत आज का जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है आपका, क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल हॉर्टिकल्चर। क्या है आपका, हॉर्टिकल्चर है। तो यानी फसल उत्पादन के साथ साथ अपन उद्यान शास्त्र का भी इस चैप्टर के अंतर्गत यानी इस सब्जेक्ट के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक है। और आपका पहला चैप्टर है आज कौन सा है, पहला चैप्टर है और कौन सा चैप्टर का नाम क्या है, जल निकास है और पार्ट 1 है, यानी पहली क्लास है आज की। अपनी कौन सी क्लास है, आज पहली क्लास है। ठीक है ना। मैं आपको ये क्लास को बेहतर तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। तो उसको आप देखते हैं डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको किस प्रकार में पढ़ाता हूं, वो आप आगे देखेंगे। फिर आपने अपना फीडबैक देना कि मैं आपको किस प्रकार में आपकी हेल्प कर पा रहा हूं, करने लायक हूं या ना हूं, वो आप अपना फीडबैक मुझे दे सकते हो कमेंट के माध्यम से। ठीक है ना। तो मैं उसी हिसाब से आपकी फिर और मेहनत करूंगा ताकि मैं अगर मान के चलो आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं त्रुटि देखने को मिल रही है, उस त्रुटि को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। आप अपना एक कमेंट में आपको एक अपना रिप्लाई देना है कि आपको किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है हमारी तरफ से। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये पार्ट का नाम क्या है, जल निकास, यानी ड्रेनेज वाला पार्ट है। यानी इस पार्ट के अंदर अपन कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले, तो परिभाषा है, महत्व है, आवश्यकता, यानी जल निकासी क्यों आवश्यकता पड़ती है, जल निकास की प्रणालियां कौन कौन सी हैं, समझे ना, जल निकासी कौन कौन, यानी जल निकास की विधियां कौन कौन सी हैं, यानी कौन कौन विधियों द्वारा जल निकास किया जाता है। साथ ही उनको चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ेंगे अपन। जल निकास का मृदा एवं फसल पर क्या प्रभाव होता है, यानी क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, वो सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत। ठीक है। तो आपको देख रहे होंगे ये जो लैंड है, इस लैंड के अंतर्गत आपको देख रहा होगा ये पाइपलाइन दिख रही है, पानी को क्या है बाहर निकाला है। यानी पानी क्यों बाहर निकाला जा रहा है, इसका मेन एक ही उद्देश्य है, फसल की पैदावार बढ़ाना है। और फसल की पैदावार तभी बढ़ेगी जब उसको मृदा के अंदर का जो फसल है ना, उसको एक एनवायरनमेंट अच्छा मिलना चाहिए, यानी जड़ों को वृद्धि करने के लिए, यानी पोषक तत्व लेने के लिए, पौधे को अच्छा ग्रोथ करने के लिए एक एनवायरनमेंट अच्छा मिलना चाहिए। कहां पर, जड़ों के पास। और जब पानी ज्यादा बढ़ जाता है तो जड़ें कैसी हो जाती हैं, खराब होना स्टार्ट हुई, जिससे पौधा कैसा होता है, खराब होता है और उत्पादन क्या हो जाता है, अपना घट जाता है, यानी कहीं ना कहीं पौधा बिल्कुल खराब हो जाता है। तो उसको खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जल निकास करते हैं। और जल निकास कब किया जाता है, जब हमारी फसल में अनावश्यक से जल उपलब्ध हो, अनावश्यकता से अधिक जल उपलब्ध हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, जल निकास करते हैं। ठीक है ना।
आगे देखेंगे कि जल निकास की परिभाषा है। ठीक है ना, तो क्या है जल निकास की परिभाषा है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। ठीक है ना, तो यहां पर देखेंगे फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए भूमि की सतह अथवा अधोसतह से अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से, यानी कृत्रिम शब्द वो तब यूज किया जाता है जब अपने द्वारा कोई कार्य किया जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कृत्रिम, यानी आर्टिफिशियल कहते हैं। तो मृदा की सतह यानी जमीन के ऊपर अनावश्यकता से अधिक जल उपलब्ध हो, और या मृदा के नीचे यानी मृदा के अंदर जो रंध्र अवकाश होते, खाली स्थान होता है, वहां पर क्या है वायु रहती है। जब क्या है पानी उस वायु वाले स्थान में भर जाते हैं, वायु क्या है बाहर निकल जाती है, तो उस स्थान पे अपन लोग क्या है उस जल को बाहर निकाला जाता है काय के द्वारा, कृत्रिम विधि द्वारा, यानी बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, अपना जल निकास कहलाता है। क्या कहलाता है, जल निकास कहलाता है। यानी मृदा की सतह और अधोसतह से अनावश्यक जल को, यानी आवश्यकता से अधिक जो जल है उसको वो कहां निकालना है, बाहर निकालना है। किसके माध्यम से, कृत्रिम विधि के द्वारा, अपने द्वारा जो के काम किया जाए। आप चाहे उसको फावड़ा लेके बाहर निकालो खेत से पानी, या चाहे कोई पंप या मोटर के माध्यम से खेत से पानी बाहर निकाल दो, ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जल निकास कहेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपका लैंड यानी फसल होगी, इसमें आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध हो गया, तो अपन ने क्या है पाइपलाइन के माध्यम से क्या है पानी बाहर निकाल दिया। तो इसी ऐसी विधि को हम क्या बोलेंगे, हम कृत्रिम जल निकास कहेंगे। ठीक है ना, यानी आर्टिफिशियल देने। अब हम आगे पढ़ेंगे बोलो, हाँ, जल निकास के उद्देश्य, यानी जब जल निकास यानी कोई भी काम करते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जैसे मैं आपकी आज मैं के वीडियो एक रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी एक क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो उसका क्या उद्देश्य है, यानी आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्लास उपलब्ध हो जाए, आप अच्छे से समझ सको, उसके लिए मैं वो कहीं ना कहीं मेरा भी उसके पीछे लाभ छुपा रहता है कि मैं अच्छी, अगर मैं आपको मेरी क्लास अच्छी लगी, आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, व्यूज अच्छी आएगी, तो कहीं ना कहीं मुझे भी अर्न होगा। ठीक है ना, तो मैं उसी उद्देश्य से कर रहा हूं, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई एक उद्देश्य छुपा हुआ है। ठीक है ना, तो जल निकास का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य क्या है, उपज को बढ़ाना। क्या करना है, फसल की क्या बनना है, उपज बढ़ाना है। उपज तभी बढ़ पाएगी जब क्या है फसल को अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके, यानी अच्छा वातावरण मिल सके, तभी क्या है जल निकास, तभी क्या है फसल उत्पादन अच्छा होगा। ठीक है ना, उसी भूमि की भौतिक दशा में सुधार करना, यानी मृदा का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या पानी भरे रहने से क्या है खराब हो जाता है, तो उसे अपन अच्छा वातावरण यानी अच्छी तरीके से वो अच्छी मृदा हो जाए, उसका जो भौतिक ढांचा है वो बेहतरीन हो जाए, उसलिए हम क्या करते हैं जल निकास करते हैं। भूमि में उचित तापक्रम को बनाए रखना, उचित तापक्रम को बनाए रखना। उचित तापक्रम का मतलब कहने का है कि अगर मृदा में अगर पानी अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, क्या है मृदा के अंदर जब पानी क्या है अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, उनके रंध्र अवकाश है, तो मृदा का टेम्परेचर क्या हो जाता है, गिर जाता है। क्या है, टेम्परेचर गिर जाता है। तो उस टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, मृदा के से क्या है जल को, जो अतिरिक्त जल होता है वो हम क्या निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना, यही उद्देश्य होता है। तीसरा उद्देश्य क्या है, भूमि में हानिकारक लवणों को एकत्रित ना होने देना। एकत्रित हानिकारक लवण वे होते हैं जब मृदा पानी बहकर आता है, और मृदा के पानी के बहने के साथ साथ क्या है पानी में बहुत सारे लवण घुल जाते हैं, और जब पानी कहीं एक जगह एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है, तो जब पानी एक जगह इकट्ठित होता है, क्या है पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है और वो वहीं पर सोखने लगता है, जिससे वहां पर क्या है लवण क्या है ऊपरी परत पे मृदा की पे जम जाते हैं, जिससे वहां की मृदा कैसी हो जाती है, खराब हो जाती है। तो इसलिए मृदा से जो पानी है वो बाहर निकाल देंगे अपन उस लैंड से या उस जमीन से, उस क्षेत्र से पानी को बाहर निकाल देंगे, तो वो भी पानी के साथ साथ वो लवण भी बहकर चले जाए, ताकि वहां की मृदा भी सही बनी रहे। ठीक है, फसलों के लिए कृषि क्रियाएं समय पर करना। अगर खेत में पानी अपना भरा रहेगा तो समय पर आने वाली अगली फसलों की बुवाई करना है, जुताई करना है, गुड़ाई करना है, तो वो समय पर नहीं कर पाए, इसलिए खेत से जब पानी निकाल देते हैं तो फिर अपनी क्या है मृदा जल्दी सूख जाती है और क्या हो जाती है उसके बाद में उसकी बुवाई
कर लेते हैं और उनका कृषि क्रिया अच्छे से कर। लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि करना। वृद्धि का मतलब है कि अगर जो लाभदायक जीवाणु जैसे राइजोबियम है, ठीक ना, वो क्या करता है, मृदा के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है और मृदा को क्या करता है, नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है वायुमंडल से, ठीक ना। तो अतिरिक्त आपको उर्वरक वगैरह नहीं डालने पड़ते हैं, जो नाइट्रोजन की पूर्ति करा देता है। तो ऐसे लाभदायक जीवाणुओं की क्रिया विधि क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्रिया विधि तेज हो जाएगी। तो उस क्रिया विधि को तेज रखने के लिए, यानी उनकी वृद्धि को बढ़ाने के लिए, उनके कार्य करने की दर को अधिक करने के लिए हम क्या करते हैं, जल निकास कर देते हैं। इसके बाद आता है भूमि को दलदल बनाने से रोकना। अब मृदा अगर दबनी क्या हो जाएगी, दलदल हो जाएगी, तो समस्या हो जाएगी, तो पौधे वैसे ही नहीं उग पाएंगे। तो मृदा को दलदल होने से बचाने के लिए तो हम क्या है, खेत से पानी को बाहर निकालते हैं। भूमि में पर्याप्त वायु संचार बनाए रखना। अब जो मृदा के अंदर खाली रंध्रावकाश होते हैं, अगर उन रंध्रावकाशों में क्या है, पानी भर जाएगा तो क्या वहां पर एयर बचेगी नहीं, यानी वायु का क्या हो जाएगी, अनुपस्थिति हो जाएगी। तो इसलिए मृदा से जब हम पानी को अतिरिक्त है वो पानी को बाहर निकाल दे, तो जो मृदा के अंदर रंध्रावकाश है वो उन रंध्रावकाशों में क्या है, वायु पहुंचे, जिससे क्या है, जड़ों को क्या है, वायु अच्छे से मिल पाएगी, जिससे वो वृद्धि कर सकते हैं। हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करना। मृदा के अंदर हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उन्हें नष्ट करना, ताकि अगली फसल अच्छे से हो सके और जो वर्तमान में फसल है वो भी बढ़िया हो जाए। तो इसलिए उन हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, ठीक है। तो ये तमाम क्या है, अपने उद्देश्य थे, ठीक है। इसी के आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, अब आगे देखते हैं जल निकास की प्रणालियां, यानी सिस्टम ऑफ ड्रेनेज। यानी जल निकास की कौन सी प्रणालियां जो क्या है, पानी को बाहर निकालने में अपनी मदद करती हैं। तो सबसे है प्राकृतिक, यानी वह प्रणाली नेचुरल, प्राकृतिक प्रणाली कहते हैं, जो नेचुरल होती है, क्या है, जो स्वयं प्रकृति तैयार करती है, उस प्रणाली की बात कर रहे हैं। क्या है, ये वह प्रणाली है जो नेचुरल, यानी प्रकृति द्वारा, यानी प्राकृतिक तरीके से किसका निर्माण हो जाता है। अब इस विधि के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रणाली में नालियां भूमि के प्राकृतिक ढाल के साथ साथ अपनी दिशाएं बदलती हैं। कैसी दिशाएं बदलती हैं, जैसे मान लीजिए कोई खेत है, वो उसमें पानी बरसाया, उसका ढलान कैसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो पानी जब गिरेगा तो यहाँ से क्या है, बहता हुआ इधर जाएगा, तो उस पर नालियां कैसी बनेगी, टेढ़ी मेढ़ी बनेगी। कैसी बनेगी, टेढ़ी। जैसे हम आपको एक उदाहरण के रूप में समझाते हैं। मान के चलिए ये खेत है, ये पूरा आप समझ सकते हो, एक लैंड है, खेत है, और ये उसका ऊपर वाला हिस्सा कैसा है, ऊपर वाला हिस्सा है, और ये वाला निचला हिस्सा है। अब यहाँ पर जैसे मान के चलो ये अपना खेत हो गया। अब यहाँ से जब पानी बरसेगी, बूंदें गिरेंगी, तो वो क्या है, नालियां कैसी बनाएगा, ऐसी ऐसी नालियां बनती जाएंगी। कैसे, ऐसी ऐसी नालियां, पानी बहता आएगा ऐसे, और फिर जाके किसी बड़े जल निकास क्षेत्र से जुड़ जाएंगे, यानी बड़े बड़े नालों से जुड़ जाएंगे, और पानी क्या है, अपना बहता हुआ बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार की प्रणाली को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक प्रणाली या नेचुरल सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल सिस्टम कहते हैं, ठीक ना। जैसे आपको उदाहरण के रूप में ये आपको दिखाया गया है स्ट्रक्चर, तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये टेढ़ी हुई नाली दिख रही है, एक ये दिख रही है आपको, ये क्या है, और ये मुख्य नाली दिख रही है। कौन सी मुख्य नाली, जिससे क्या है, पानी बाहर निकल जाएगा। क्या है, पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रथम प्रणाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हाँ, अब द्वितीय प्रणाली क्या है, हेरिंगबोन सिस्टम। क्या है, हेरिंगबोन सिस्टम। कौन सी प्रणाली है जी, हेरिंगबोन प्रणाली। कौन सी है, हेरिंगबोन प्रणाली, यानी हेरिंगबोन सिस्टम। इस प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, इस प्रणाली में मुख्य नाली खेत के बीचों बीच बनाई जाएगी। यानी मान के चलो, आपको एक मिनट बताना चाहते हो चित्र, ऐसे मान के चलो, ये आप का क्या है, खेत है। क्या है, ये आपका खेत है। अब जो खेत है, इसके बीच में आपने क्या बना दी, मुख्य नाली बना दी। क्या बना दी, मुख्य नाली। कौन सी नाली, मुख्य नाली। बात समझ गए ना।
जी कौन सी नाली बना दी आपने? मुख्य नाली बना दी, ठीक है ना। अब इस मुख्य नाली के बाद इसमें कौन कौन सी सहायक नाली जोड़ दी जाएंगी? कौन सी? सहायक नालियां। इसमें जाके क्या जुड़ जाएंगी? सहायक नालियां। ठीक है ना। अब यहां से क्या जाएगा आपका? पानी जाएगा। क्या जाएगा आपका? यहां से क्या जाएगा आपका? पानी जाएगा। क्या जाएगा? पानी। और ये मुख्य नाली के द्वारा क्या है? यहां से बाहर निकले। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? हेरिंगबोन प्रणाली। क्या बोलते हैं? हेरिंगबोन प्रणाली। क्या बोलते हैं? हेरिंगबोन प्रणाली, ठीक है ना। तो इस प्रकार यानी मुख्य नाली किस कहाँ बनाई जाती है? खेत के मध्य बनाई जाती है। और जो सहायक नाली क्या है? बाहर। ये कौन सी है? सहायक। कौन सी नाली है जी? सहायक नाली, ठीक है ना। बात समझ आए कि नहीं समझे? ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगली कौन सी प्रणाली है अपनी? अगली कौन सी प्रणाली है ये बताओ। अगली अपनी कौन सी प्रणाली है? गिरी ड्रेन प्रणाली। कौन सी है? गिरी ड्रेन प्रणाली। इस प्रणाली में क्या होता है? ठीक है। कौन सी है? गिरी ड्रेन प्रणाली। कौन सी प्रणाली है? गिरी ड्रेन प्रणाली। इस प्रणाली में क्या होता है? इस प्रणाली में मुख्य नाली खेत के उस सिरे पर बनाई जाती है। किस सिरे पे? जो बनाई जाती है जिसका धरातल निचला होता है। किसका? जिसका एक हिस्सा कैसा हो? निचला। और उसमें फिर सहायक नालियां आकर मिल जाती हैं। जैसे मान के चलो आपको एक और बताते हैं हम। एक मान के चलो एक आपका खेत है, ठीक है, बात समझ गया। ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है और ये कौन सा है? निचला हिस्सा है। कौन सा है? निचला हिस्सा, ठीक है ना। अब आपने क्या है? एक नाली क्या है? इस हिस्से निचले वाले हिस्से पे जो निचला हिस्सा है तो वहां पे कौन सी बनाई? मुख्य नाली बनाई। कौन सी बनाई? मुख्य नाली। अब इस मुख्य नाली में कौन कौन सी नालियां? सहायक नालियां आके जोड़ती। कौन सी नाली जोड़ती? सहायक नाली। बात समझ गए? अब इस सहायक नालियां आई और बस क्या है? इनमें पानी आएगा और इस मुख्य नाली के माध्यम से क्या है? बाहर निकल जाएगा, ठीक है। कहां निकल जाएगा? बाहर। यानी ये कौन सी नाली होगी आपकी? सहायक नाली। कौन सी होगी? सहायक नालियां। ये कौन सी होगी आपकी? सहायक नालियां होगी, ठीक है ना। मुख्य नाली क्या है? नीचे जो आपका खेत का जो निचला हिस्सा है वहां पर कौन सी नालियां बनाई जाएंगी? आपको सहायक मुख्य नाली बनाई। उससे क्या है? और बकाया ऊपर से क्या है? नीचे की ओर सहायक नालियां जोड़े ताकि पानी जो बरसात का आएगा वो क्या है? पहले सहायक नालियों में आएगा, उनसे बहकर आके मुख्य नाली में आ जाएगा और मुख्य नाली से होते हुए क्या है? ये बड़े मुख्य नाली से क्या है? बाहर निकल जाता है। इस प्रकार की नालियों को हम क्या बोलते हैं? सहायक। कौन सी प्रणाली? ग्रिड ड्रोन सिस्टम प्रणाली कहते हैं। कौन सी? ग्रिड ड्रोन। लिख सकते हो आप इस प्रणाली को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब क्या है? जल निकास की विधियां, यानी आप जल निकासी कौन कौन सी विधियां है उसके बारे में आप डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले देखो, जल निकास की प्रणालियां दो होती हैं। कौन कौन सी होती है? देख सकते हैं। पृष्ठीय जल निकास। कौन सी विधि? हाँ, कौन से? पृष्ठीय जल निकास। पृष्ठीय जल निकास उसे कहते हैं मृदा के सतह के ऊपर बनाई जाने वाली नालियों को क्या बोलते हैं? पृष्ठीय जल निकास। क्या बोलते हैं? पृष्ठीय जल निकास। और दूसरी क्या होती है? भूमिगत, ये अधोपृष्ठीय है, यानी जमीन के नीचे नालियां बनाकर पाइपलाइन बिछाकर पानी को निकालना लैंड से, उसे हम क्या कहते हैं? भूमिगत या अधोपृष्ठीय नालियां या जल निकास। तो इसकी पृष्ठीय जल निकास की नालियां कैसी होती हैं? अस्थायी नालियां। कैसी? अस्थायी नालियां, यानी टेम्परेरी, यानी कुछ टाइम के लिए आपके अगर खेतों में अचानक पानी भर गया और आपने फावड़ा लेके गए और बनाया है, ऐसी कच्ची नालियों को हम क्या बोलते हैं? अस्थायी। अगली कृषि क्रियाओं के द्वारा उसे खत्म कर दिया जाता है और अपने खेत अगली फसल वहां पर उगाने लगते हैं। कट आउट नालियां। कट आउट नालियां वे कहलाती हैं
वह नालियां क्या होती है आपके नहर और खेत के बीच में बनाई जाती है, ताकि जो नहर से हार्वेस्ट कर पानी आता है खेतों में उस पानी को रोक दिया जाए, ऐसी नालियों को कटा हुआ है। स्थायी नालियां या परमानेंट नालियां वहां पर बनाई जाती है जहां पर पानी की समस्या यानी जल निकास की समस्या बहुत ही ज्यादा होती है, यानी बराबर वहां से पानी गुजरता है, तो वहां पर ऐसी कैसी नालियां बनाई जाती है, इस तरह यानी परमानेंट नालियों का निर्माण किया जाता है। जैसे शहर के अंदर क्या है हर घर से पानी निकलता है, तो वो तो 12 में से निकलेगा, तो ऐसे में पानी को बराबर मुख्य नालों तक पहुंचाने के लिए हम कौन सी पक्की सीमेंट की नालियां बनाते हैं, ऐसी नालियों को हम स्थायी नालियां कहते हैं। समतल भूमि में मेड़ों को काटकर, समतल यानी खेत आपका समतल है और उसके चारों ओर एक साया और पानी खेत में भर गया, अब पानी के बाहर नहीं निकल पाया, तो मेड़ में क्या लगा देते आप कट लगा देते, तो ऐसी नालियों को हम क्या होते समतल भूमि में मेड़ों को काटकर जल निकास, है नी। तो ये आपकी कौन सी विधियां हो गई, ये कौन सी विधियां हो गई आपकी पृष्ठीय जल निकास। कौन सी होगी पृष्ठीय, यानी मृदा के ऊपर बनाई जाने वाली नालियों को हम क्या बोलते हैं पृष्ठीय जल निकास। अब इसके बाद आता है आपको क्वेश्चन भूमिगत या अधोपृष्ठीय जल निकास। क्या है भूमिगत या अधोपृष्ठीय जल निकास। इसकी विधियां होती है टाइल ड्रेन्स, स्टोन ड्रेन्स, मोर ड्रेन्स, पाइप ड्रेन्स, पोल ड्रेन्स। यानी ये क्या है जमीन के अंदर पत्थर से, ठीक है पत्थर की, लकड़ी की, इसके बाद सीमेंट कंक्रीट की, इसके अलावा और कहा कि लकड़ी के अलावा और कहा की बनाई जाती है ईंटदार पट्टे, यानी जो आपके खपरेल विधि होती है खपरों के द्वारा बनाई जाती है। ये टाइल ड्रेन्स कहा के द्वारा खपरों के द्वारा, स्टोन ड्रेन पत्थरों के द्वारा, मोर ड्रेन्स, ठीक है एक हल होता है मूल की तरह, एक हल होता है जिसे हम मूल हल कहते हैं, ठीक है ना, उसके द्वारा है। पाइप ड्रेन्स यानी आप सीमेंट कंक्रीट के पाइप बनाए हुए। पोल ड्रेन्स का मतलब लकड़ी की बनाई जाती नालियां, जी जमीन के अंदर नालियां बनाई जाती, इसलिए इनको क्या बोलते हैं भूमिगत या अधोपृष्ठीय जल निकास क्या कहते हैं। अभी आगे आप देखोगे डिटेल से समझोगे इसको। तो ये आपको ये कितनी है, ये 5 विधियां हैं, ये कितनी है 4 विधियां हैं। पृष्ठीय की कितनी है 4 विधियां, अधो की कितनी है 5 विधियां, कितनी है 5 विधियां, ठीक है ना दोस्तों, समझ गए ना। आगे देखते हैं। हाँ अब है अस्थायी नालियां यानी टेम्परेरी ड्रेनेज। क्या है टेम्परेरी, यानी ऐसी नालियां जहां पर पानी अचानक बहुत सारा बरस गया और वहां पर पानी निकालना है, तो आपने क्या है जीसी फावड़ा किसी भी चीज से आपने कच्ची नाली बना दी और आवश्यकता पड़ने पर इस नालियों को नष्ट भी कर सकते हैं। ऐसी नालियों का हम क्या बोलते हैं अस्थायी नाली है, ठीक ना। इस विधि में खेतों के अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर की गहरी नालियां, कितनी 10 से 15 सेंटीमीटर की गहरी नालियां बनाई जाती हैं तथा ये नालियां मुख्य नाली से मिला दी जाती। क्या है मुख्य नाली से। पहले क्या बनाई छोटी छोटी कच्ची नालियां बना ली आपने, इस प्रकार से सीधी भी बना सकते हो, और जाके आपने क्या है मुख्य नाली में जोड़ दी और पानी को क्या है बाहर निकाल दिया। इन नालियों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। अब जैसे मान के चलो आपका कम पानी बरसा, कम पानी निकालना है तो आपने छोटी नाली बना दी, मान के चलो इतनी नाली चौड़ी बना दी। अगर मान के चलो पानी बहुत ज्यादा बरस गया तो आपने क्या किया या और चंद नाली बना दी, बहुत चौड़ी नाली बना दी। तो इन्हें आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता तथा नष्ट किया जा सकता है। यानी अगली फसल की अब जैसे जल निकास नहीं होना है, वहां पर पानी नहीं है, तो आप क्या उस लैंड को जोत सकते हो, तो इसलिए वहां नष्ट कर सकते हैं। यानी कृषि यंत्रों द्वारा इसे क्या है नष्ट कर सकते। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखो ये कच्ची नाली बन रही, क्या बन रही ये कच्ची नालियां बन रही, देखो बन रही है। इस ऐसी प्रकार की नालियों को हम क्या बोलते हैं अस्थायी यानी टेम्परेरी कह रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपको देख रही हैं ये कैसी हैं अस्थायी नालियां, कैसी हैं अस्थायी नालियां हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब इस नाली को अपन थोड़ी सी कायदे से समझना है, क्यों भूमोष्ठ नाली है
और जे नाली से क्या है क्वेश्चन बनता ही बनता है, ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, ठीक है ना, थ्योरेटिकल भी बन जाए। क्वेश्चन आ सकता है कटा और नालियां किसे कहते हैं, जल निकास की कटा और नालियां किसे कहते हैं, समझ आया ना, तो उस नाली को बताएंगे। इस विधि के अंतर्गत नहर के समीपवर्ती क्षेत्रों में जहां खेतों के धरातल से अधिक ऊंचाई पर नहरें होती हैं, यानी आपका जो आपका बड़ी नहर निकली है वो नहर का हिस्सा क्या है, ऊंचा है, और आपके खेत क्या है, नीचे है, वहां की बात चल रही है, वहां अपसरण या निस्संयन या सीपेज द्वारा, यानी आपकी नहर से जो पानी रिसता है और खेतों में जाता है, उस पानी को रिसने की विधि को हम क्या बोलते हैं, निस्संयन या सीपेज या अपसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसरण। यहीं पर एक क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन क्या बन जाएगा, नहरों से पानी का रिसना क्या कहलाता है, तो आप आंसर क्या दोगे, सीपेज या निस्संयन या अपसरण, या ऑप्शन आएंगे उसके अनुसार आप दे सकते हो, ठीक है ना। वही के द्वारा नहर का जल नहर के किनारे वाले क्षेत्रों में एकत्रित होता है, यानी क्या है, वहां पर इकट्ठा होने लगता है। कभी कभी यह समस्या आप तालाबों के कारण भी उत्पन्न हो जाती है। तालाब यानी तालाब ऊंचे होते हैं, उसके बाद जमीन लगी होती है, खेत लगे होते हैं, उनमें तालाबों से रिस कर भी पानी खेतों में जाता है, तो यही समस्या तब तालाबों में भी देखती। अतः इस समस्या से बचने के लिए क्या है, इस समस्या के बचने के लिए एवं खेत के बीच, यानी नहर है या तालाब है, उसके और खेत के बीच में कितनी 1 से 1.5 मीटर चौड़ी, कितनी 1 से 1.5 मीटर चौड़ी, ये क्या है, चौड़ी क्या बनाई जाती है, नाली बनाई जाती है, जिसकी गहराई 0.8 से 1 मीटर गहरी रखी जाती है, यानी उसका डेप्थ कितना रखा जाता है, 0.8 से 1 मीटर गहरी नालियां बना देते हैं, जिससे पानी की मात्रा जो नहर से रिस कर आती है वह नालियों में एकत्रित हो जाती, क्या हो जाती, नालियों में एकत्रित हो जाती। इन नालियों का संबंध निचले नालों, यानी वहां से कोई नीचे वाला हिस्सा होगा, वहां पर उनका संबंध जोड़ दिया जाता है और मुख्य निकास नाली से कर दिया जाता है, जो मुख्य निकास नाली है उससे कर दिया जाता है और पानी क्या है, पूरा बाहर निकल जाए, तो खेतों में नहीं जाता, जिससे क्या है, खेत खराब होते वो बच जाते हैं, ठीक है। एक आपको एक बेहतरीन आप आगे देखेंगे, आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। भाषा तो समझ ही गए होंगे, अभी और मजा आएगा अभी धीरे धीरे। ये समझ लेना ये नालियां क्यों आवश्यक है, ये क्वेश्चन आता है, इतना बड़ा नहीं है, बस इससे क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के कारण ये थ्योरी लंबी हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि ये मोस्ट है अपने लिए क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे देख सकते हो आप। हाँ, अब देख सकते हो आप, जी मान लीजिए आपकी क्या है, एक नहर है, इसका हिस्सा क्या है, ऊंचा है, यानी ये आपका क्या है, धरातल है, क्या है, धरातल, यानी ये आपका खेत हो गया, क्या हो गया, लेकिन यहाँ पर फसल बोबी है, ठीक है ना, ये भी क्या है, यहाँ पर फसल बोबी है। अब जान के चल रही है, क्या है, नहर है ऊंची, अब यहाँ से पानी नहीं जाएगा, क्या है, इसमें पानी जाएगा, तो इसकी जो ध्यान से पानी क्या है, रिसेगा, क्या है, पानी रिसेगा और डायरेक्ट क्या है, खेत में पहुंचेगा। रिस का क्या है, सीपेज द्वारा कहाँ पहुंचेगा, खेत में, और खेत में क्या होगी, फसल खड़ी होगी, तो वो क्या होगी, खराब होगी। तो उस खराब होने वाली फसल को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ये आपका खेत हो गया और ये क्या होगी, आपकी नहर होगी, इन दोनों के मध्य में क्या है, हमने एक नाली बनाई, कितनी 1 से 1.5 मीटर, कितनी 1.5 मीटर क्या है, चौड़ी है, और कितनी 0.8 से 1 मीटर गहरी, यानी इसकी डेप्थ है इस प्रकार, ताकि ये आने वाला जो जल निकास यानी सीपेज द्वारा जो पानी आता था वो खेत में जाता था, उसको रोकने के लिए नाली। अब ये पानी जो सीपेज द्वारा यानी निस्संदेह अपसरण द्वारा जो रिसका जाता है वो पानी वो यहाँ पर पहुंचेगा, कहाँ, इस नाली, और इसके बाद ये कहाँ घूमते हुए क्या है, कोई निचला हिस्से वाला कोई नाला होगा, उससे उसका संबंध कर दिया जाता है, तो ये पानी जो रिसका जाता है वो सीधे खेत में ना जाके इस नाली में होते हुए क्या है, बाहर निकल जाता है। इस प्रकार की विधि को हम क्या बोलते हैं, कट आउट नालियां। समझ गया ब्रो, इस प्रकार की विधि को क्या बोलते हैं, कट। देखो यहाँ पर भी देखो एक नाली बनाई, देखो ये बन गई, अगर इस साइड पानी रिसेगा तो यहाँ पे खेत में नहीं जा पाएगा। समझ गया ना दोस्तों,
नहीं समझे हो तो कमेंट करना, मैं एक और क्लास में अपलोड कर दूंगा ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। क्योंकि जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो मैं इतनी मेहनत करना चाहता हूं ताकि आपके हर डाउट को मैं क्लियर कर सकूं, ठीक है ना। मैं ऐसा अधूरा काम नहीं छोड़ना चाहता हूं ताकि मैं मेहनत भी करूं वो मेहनत का कोई फल ना मिले, तो मैं इसलिए करना चाहता हूं। जो भी कमी आपको दिख रही है वो फिर से मैं प्रयास करूंगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब देखिए आपको दिख रही है स्थायी नाली यानी परमानेंट नालियां कैसी बनेगी, परमानेंट यानी जो पक्की नाली जहां पर ये समस्या बराबर हम हर में से है जल निकास की, वहां पर ये नाली। निचले स्थानों पर जहां जल निकास की समस्या अधिक होती, क्या होती, जल निकास की समस्या हर समय होती है, हर वक्त होती है, वहां पर मुख्य नालियां एवं सहायक नालियां स्थायी यानी पक्की बनाई जाती है, कंक्रीट की बनाई जाती है, सीमेंट द्वारा बनाई जाती है। सहायक नालियां मुख्य नाली में पानी एकत्रित करती, क्या करती हैं, पानी, और जहां से पानी नालों या नदियों के में छोड़ दिया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो उदाहरण के तौर पर, देखो ये क्या है, एक सीमेंट की नाली बनी, ठीक है ना, ये परमानेंट बन चुकी है। अब इसको कोई खत्म करने वाला नहीं है क्योंकि यह क्षेत्र में क्या है, जल निकास की समस्या ज्यादा है, ठीक है ना। ऐसी नालियां पक्की क्या है, शहरों के अंदर मिलती है, ठीक है ना, जहां पर समस्या क्या है, हमेशा होती है, घरों से पानी डेली बगड़ना है, डेली निकलना है, ठीक है ना, तो वो पानी क्या है, मुख्य नालियों के द्वारा सीधा चला जाता है, वहां पर कैसी पक्की नालियां बनाई जाती। ऐसी नालियां क्या है, खेतों में जहां पर ये समस्या बरहमेश होती है वहां पर ये नालियां बनाई जाती हैं। तो सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसके आगे देखेंगे समतल भूमि में मेड़ों को काटकर। समतल भूमि यानी आपका क्या है, लैंड कैसी है, एक सी यानी खेत का जो क्षेत्रफल है वो कैसा है, चौकोर है, वो एक सा बैलेंस है, कहीं नीचा ऊंचा नहीं है, और थोड़ा होगा तो थोड़ा बारीक हो, जिससे क्या है, खेत में क्या है, पूरे में चारों ओर से क्या है, पानी भरा है, अब वो कहीं से निकल नहीं पा रहा है, तो उसकी कहीं पर क्या है, जिस थोड़ा सा भी हिस्सा निचला होगा वहां पर क्या है, आप ऐसा लगा दोगे, मेड़ में क्या लगा दोगे, कट लगा दोगे, वहां पर ऐसी नालियों का निर्माण किया जाता है। तो देखिए इस विधि में खेत के ऊंचे स्थानों से मिट्टी काट कर नीचे स्थान में भर दी जाती है, यानी आपका क्षेत्र क्या है, ऐसा है, और अयार की मिट्टी यहाँ पर डाल दी जाएगी तो फिर आपके खेत का हिस्सा कैसा हो जाएगा, समझे, जहां पर धान बोई जाती है। इस प्रकार की खेत को एक समान ढाल दिया जाता है, कैसा दिया जाता है, एक समान ढाल जो दिया जाता है। ऐसे खेतों के निचले छोर पर मेड़ों को काट दिया जाता है, क्या क्या दिया जाता है, मेड़ों को काट दिया जाता था, उनका संपर्क प्राकृतिक जल निकास मार्ग से कर दिया है। कहां पर कर दिया, प्राकृतिक जल निकास मार्ग से कर दिया जाता है। यह विधि ऊंचे नीचे भूमियों एवं कम ढालू भूमियों में उपयोगी, कहां पर है, कम उपयोगी। देखते हैं चाचा जी यहाँ पर किस प्रकार मेड़ काट रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखो आपको बाउंड्री दिख रही होगी, चौकोर रह गई, तो यहाँ पर खेत में पानी भर गया, यानी ये फसल खराब होने की स्थिति में, तो चाचा ने दिमाग लगाया कि ये मेड़ है, इस मेड़ पे क्या लगा दिया, पहाड़ से क्या लगा दिया, कट लगा दिया, और पानी क्या है, यहाँ से बाहर निकलने लगा। तो इस समस्या से निपटने के लिए अपन क्या है, खेतों में कट लगा देते हैं और पानी को बाहर निकाल देते हैं। कहां पर लगा देते, मेड़ को। तो यहाँ पर पहले खेत समतल किया, और समतल करने के बाद अब उस खेत में क्या है, पानी भर गया अचानक, बरसात के द्वारा या आपने खेत में पानी दिया तब जाना हुआ, तो आपने क्या है, मेड़ों को काट कर निकाल देते। इस प्रकार की नालियों क्या है, कट आउट नाली, सॉरी समतल मेड़ों को काट कर कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे, चाचा जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसी प्रकार हम आपके लिए मेहनत करने वाले हैं, तो उसको बिल्कुल लापरवाही ना देखें, बिल्कुल कंटेंट बना के रखें ताकि आप अच्छा रिजल्ट निकाल सको। ये क्या है, पूरे आपको एमपी में को कवर करेगी। एमपी में जितने भी छात्र एग्रीकल्चर से हैं, वो भी हिंदी मीडियम से हैं, उनके लिए तो लाजवाब क्लासें हैं, ठीक है ना, ये आपका बेहतर भविष्य बनाएंगे, ठीक है ना। अब है पृष्ठीय जल निकास के लाभ, यानी आप जो सरफेस पर आप नालियां बना रहे हैं ना,
जो मैदान पर, खुले मैदान में जो नालियां बना उससे पानी बाहर निकाल रहे हैं, तो उससे क्या लाभ है? देखो, किसी जिस चीज से लाभ होता है उससे हानि होती है, जी क्लियर है। तो पहले लाभ देखते हैं, फिर हानि देखते हैं, ठीक है ना। तो पहला लाभ क्या है? इनके निर्माण में क्या है? इनके निर्माण में श्रम एवं पूंजी कम लगती है। क्या लगती है? पूंजी कम लगती है। क्या लगती है? जो पैसा है वो क्या है, क्योंकि चाचा जी फावड़ा लेके घर बनाने लगे तो उसमें काय का खर्च लग गया, ना तो दिमाग लगा ना ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, आपने खेत में कट लिया। तो ऐसी नालियों के निर्माण में खर्च कम लगता है, ठीक है ना। इनकी सफाई करने पर खर्च कम आता है। अगर मान के चलो आपकी कच्ची नाली है, उसमें खरपतवार वगैरह पौधे उग जाते हैं, तो आप सफाई कर देंगे फावड़े, तो उसमें ज्यादा खर्च नहीं आता है। इन नालियों में जल निकास आसानी से हो जाता है, इसलिए हो जाता है। मान के चलो आपने पानी ज्यादा बरस गया तो आप नाली को चौड़ा कर दोगे, तब भी पानी निकल जाएगा। अगर कम पानी तो छोटी नाली, तो उसे आवश्यकता अनुसार पानी छोटा भी तो कर सकते हैं। तो इस प्रकार में इन नालियों में फसल भी बोई जा सकती है। आप बागवानी के क्षेत्रों में देखेंगे वहां पर नाली बनाई जाती है, उनके बीच बीच में आप क्या है पौधे लगा दें, तो वहां पर भी आप क्या है पौधे उगा सकते हैं। इन नालियों का आकार कम और अधिक किया जा सकता है, जैसी आवश्यकता पड़े। अगर ज्यादा की आवश्यकता है तो चौड़ी कर दोगे, और अगर छोटी की आवश्यकता है छोटी कर सकते हो, तो आवश्यकता अनुसार पड़े। तो ये इसके क्या हो जाते हैं, आपको लाभ हो जाते हैं पृष्ठीय जल निकास के, ठीक है ना। हाँ, अब देखो पृष्ठीय जल निकास की हानि यानी नुकसान क्या है। अगर आप नालियां बना रहे ना खेत पे, तो उनके नुकसान क्या है। अब नुकसान देखते हैं अपन लोग। सबसे पहला है आपका सबसे बड़ा नुकसान, उपयोगी कृषि भूमि नष्ट होती है। अब मान के चलो, आपको हम एक उदाहरण के तौर पर समझा सकते हैं। मान लीजिए जी आपका इतना बड़ा क्या है, आपका खेत है। क्या है आपका? एक खेत है। अब खेत के अंदर आपने क्या बनाई, जल निकासी नाली। मान के चलो यहाँ पर एक नाली बना दी, ठीक है ना। एक नाली आपने बीच से बना दी, ठीक है ना। अब इतनी बची जगह, तो इसमें क्या करोगे आप, फसल लगाओगे। अब यहाँ पर ये नाली का लिए पानी के लिए होगी कि नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या फसल लगाओगे, तो इतना क्षेत्र क्या हो गया, कम हो गया। तो यही कह रहे हैं कि उपयोगी कृषि भूमि नष्ट होती है, अर्थात कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र कम हो जाता है। जो कृषि करने वाला क्षेत्र है, अभी पूरे खेत में कर रहे थे खेती, ठीक है ना, तो पूरा क्षेत्र यूज हो रहा था, तो कम नहीं हो रहा था। अब लेकिन नालियां बना दी तो क्या है, क्षेत्र क्या होगा, कम हो गया। तो कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रति वर्ष मरम्मत एवं खुदाई करने की पड़ती है, यानी जो कच्ची नालियां होंगी तो वो साल भर में किसी न किसी कारण से थोड़ी बहुत मिट जाती हैं, तो उनके निर्माण के लिए हमें क्या है, हर वर्ष सफाई और मरम्मत करनी पड़ती है, तो उस पर भी खर्च लगता है, तो उसे अधिक व्यय कहते हैं, ठीक है ना। इसमें अधिक संख्या में खरपतवार हो जाती है, यानी जो कच्ची नाली है तो इसमें खरपतवार भी उगेंगे, तो उससे क्या है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, पानी जल निकास अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो ये भी समस्या आती है, ठीक है ना। भूक्षरण की संभावना बढ़ जाती है, यानी जब खुली नालियां, कच्ची नालियां हैं, तो पानी क्या हो जाएगा, तेज जाएगा, तो उसके साथ साथ क्या मिट्टी भी चली जाएगी, तो इससे क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नुकसान, यानी मृदा के साथ पानी के साथ मिट्टी चाहिए, तो क्या होगा, भूक्षरण, यानी भूक्षरण की क्या है, संभावना बढ़ जाती है। कर्षण क्रिया, यानी जो कृषि संबंधित क्रियाएं करने में कठिनाई। अब जैसे मान के चलो ये नाली बन गई, अब यहाँ से यहाँ तक ट्रैक्टर चलाते तो कोई समस्या आती का। अब लेकिन अपन ने क्या है, ट्रैक्टर चलाया भैया, 1 मिनट ना मिट जाए, तो आपको थोड़ी आराम से मुड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। सॉरी, ठीक है ना। तो इस समस्या, तो इसमें क्या है, इस क्रिया करने में समस्या आती है, ठीक है ना। वही आगे चलेंगे देखेंगे, तो ये क्या हो गए, इनके लाभ हो गए। तो कृषि एक भूमि क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके साथ साथ इन नालियों में खरपतवार भी उगाते हैं। इसके अलावा और हर साल इनकी मरम्मत करनी पड़ती है, और क्या है, इनकी हानियां, और क्या होते हैं, अतिरिक्त बेहतर भूषण की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये तमाम क्या हो जाते हैं, इसके नुकसान यानी हानियां हो जाती है पृष्ठीय। भूमिगत जल निकास के प्रमुख लाभ, यानी आप जमीन के अंदर क्या है, जमीन के अंदर नालियां बनाओगे। जैसे मान के चलो आप देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं,
पढ़ाने से पहले मैं बताना चाहता हूं, हाँ देखिए अभी थोड़ा और देखते हैं आगे और समझिए। हाँ देखिए यहां पर देख रहे हैं, आप देख सकते हो जी जमीन के अंदर आपने पाइप बिछाया, क्या बिछाया, ये पाइप बिछाया। अब यहाँ पर क्या है, ये ऊपर है पत्थर वगैरह, अब यहाँ से जैसे पानी आएगा बहकर वो पत्थरों के सेंटर होगा इस पाइप में चला जाएगा। अब जी लैंड आप पूरा यूज करते हो, यहाँ पर तो कोई नाली नहीं बनाओगे, तो इससे क्या होता है उपयोगी क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस प्रकार की नालियां अपन को देखना है, तो इन्हें बोलते हैं अधोपृष्ठीय यानी भूमिगत जल निकास। अब इनको डिटेल से पढ़ेंगे इन विधियों के बारे में, पहले अपन के लाभ देख लेते हैं। क्या बोलते हैं कि लाभ, तो फसलों के जड़ क्षेत्र में पर्याप्त वायु संचार है। अब जब जिनके अंदर अपन क्या नालियां बनाएंगे तो नालियां क्या होंगी, खुली होंगी, तो उनके अंदर क्या है वायु ज्यादा होगी, तो ऐसे मृदा के अंदर क्या होगा, पर्याप्त वायु संचार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, पर्याप्त वायु संचार बढ़ जाता है। शुद्ध बोई गई क्षेत्रफल में कमी नहीं आती। अभी आप जब आपने क्या है, आपने देख रहे थे यहाँ पर लैंड पे क्या बना रहे थे, नालियां सतह में, तो इतना क्षेत्रफल क्या हो रहा था, कम हो रहा था। अब जी नालियां क्या है, अपने इसकी जमीन के नीचे बनाई, तो जी लैंड कैसा रहेगा, उपयोगी रहेगा, यहाँ पर खेती कर सकती है ना, तो इसी की जो कृषि योग्य क्षेत्रफल है उसमें कमी नहीं आती। जे इसका लाभ है भूक्षरण की संभावना, यानी जो भूक्षरण की भूपरिष्करण क्या है, भूपरिष्करण यानी कृषि क्रिया करने में क्या है समस्या यानी बाधा नहीं आती है। भूमि जल धारण एवं संचरण में क्या है वृद्धि होती है, यानी मृदा के अंदर जो जल धारण क्षमता यानी मृदा के अंदर जल रोकने की क्षमता क्या है, बढ़ जाती है। संचरण यानी जल का यहाँ से मानो में वृद्धि हो जाती है। फसलों की जड़ों के विकास एवं विस्तार के लिए अनुकूल दशाएं एवं वृद्धि होती है, यानी जो मृदा के अंदर मृदा पे पौधा लगा है, अब उसकी जड़ें क्या मृदा के अंदर होती हैं। जब अपन क्या है नालियां बनाए तो वायु जगह स्पेस छूट जाए तो वृद्धि करने में समस्या नहीं आती जड़ों के लिए, तो वहां पर ठीक है, तो ये इसके क्या हो जाते हैं, लाभ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लाभ हो जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका कृषि योग्य क्षेत्रफल क्या होता है, कम नहीं होता है। कृषि क्रिया करने में क्या है, बाधा नहीं आती है। ठीक है ना, जल क्षेत्र यानी वायु संचार बढ़ जाता है, मृदा के अंदर जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है ना, जड़ों के विकास के लिए अच्छा वातावरण मिल जाता है ताकि जड़ें अच्छे से विकसित हो सके। तो ये तमाम क्या हो जाते हैं लाभ। ये क्या है, भूमिगत जल निकास की प्रक्रिया, तो यहाँ पर डला नहीं है, जल निकास की क्या है ये हानि है, यानी तो इसका यहाँ पर देख सकते हैं, हम बता दें आपको क्या क्या है इसकी हानियां हैं। इनके निर्माण में खर्च ज्यादा आता है, क्या है, पहला क्या होगा, इनके निर्माण में क्या है ज्यादा खर्च आता है। क्यों आता है, अब ये इसलिए आता है क्योंकि अपन ये नालियां कैसे बना रहे, पक्की नालियां बना रहे, क्या है सीमेंट कंक्रीट, अब पाइप खरीद के लाना उसकी जमीन के अंदर डालना तो वो महंगा आएगा, तो इनके निर्माण है। दूसरा है एक बार खराब होने पर पूरी नाली को खोदना पड़ता है। ठीक है, जिससे क्या है पूरा, अब उसमें जब पूरा खोदेंगे तो क्या है नाली खराब होगी, नष्ट होगी, तो उसमें क्या है ज्यादा खर्च आ जाता है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, इनमें जल निकास सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। अब मान के चलो आपने नाली जमीन के अंदर इतनी छोटी सी बनाई, पानी बहुत ज्यादा बरस गया, अब तो पानी उसमें से कितना है उतना ही निकलेगा, अब नहीं निकल पा रहा तो क्या खेत में पानी, तो यानी जल निकास करने में समस्या, यानी जो जल निकास है पानी है वो सुचारू रूप से अच्छे से नहीं निकल पाता है। ठीक है ना, आगे बात तो ये इसकी क्या हो जाएंगी
हानियां हो जाएगी। क्या हो जाएंगी? हानियां हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, समझ गए ना? लिख सकते हो इसको। तो ये क्या होगा? इनकी हानियां हो गई, देख सकते हो आप। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों? आ रहा है।